दोस्तों, हमने पहले सीखा एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, क्या एबिलिटी है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो किसी काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कुछ लोग उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमारी जो एक टैलेंट है, एबिलिटी है, इसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। आज हम जानेंगे एटीट्यूड के बारे में कि हम किसी चीज़ के बारे में हमारा क्या व्यू है। आपने सुना होगा कि कहते हैं साहब कुछ लोग कि ये बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है इसका, ये निगेटिव एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है। एटीट्यूड को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है जिसकी बेसिस पे हम किसी भी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, अच्छा या बुरा। तो जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई इवेंट हुई हो, घटना हुई हो, या कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, या कोई भी अगर आइडिया हो या विचार हो, तो उसके बारे में हमारे फेवरेबल व्यूज़ हैं या अनफेवरेबल व्यूज़ हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं या उसके हम अगेंस्ट में हैं। ये बेसिकली हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करता है। अब आप देखिए, जैसे मान लिया कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं या सोशलिज्म है। अब आप किसी से बात करें, दो लोगों से बात करें, कुछ लोग कहेंगे अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे बुरी चीज़ है। उसी तरीके से जाति व्यवस्था ले लीजिए, कुछ लोग कहेंगे अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे बुरी चीज़ है। धर्म, कुछ लोग कहेंगे अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहेंगे बुरी चीज़ है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बारे में हमारा क्या एटीट्यूड है, ये जो है हमें डिसाइड करता है, हमें डिफाइन करता है कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं। आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, मान लिया महात्मा गांधी के बारे में बात करें या नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट में रहते हैं। तो वो क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों अगेंस्ट में रहते हैं, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है उस व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है। अब जो एटीट्यूड होता है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है या क्या बिलीव करता है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एटीट्यूड। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आती है तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छी है कि बुरी है, और हमारे विश्वास क्या है उसके बारे में। तो ये जो है कॉग्निटिव एटीट्यूड को बताएगा। इमोशनल एटीट्यूड, वो जो चीज़ है उससे हमारे अंदर कैसी भावनाएं पैदा होती हैं। हम उसको सुन के खुश होते हैं, हम उसको प्रेम करते हैं, हम उसको नफरत करते हैं। किस तरीके की रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन क्या होती हैं, वो हमारे इमोशनल कंपोनेंट को दर्शाता है। और तीसरा बिहेवियर कंपोनेंट, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो किस तरीके से हमारे एक्शन को प्रभावित करते हैं, हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, ये डिसाइड होता है बिहेवियर एटीट्यूड। एटीट्यूड को हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट का देखिए मतलब क्या होता है कि जब हमें मालूम रहता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, जब हम जानते हैं कि इस चीज़ को हम फेवर करते हैं, इस चीज़ को नहीं फेवर करते हैं, इसके अगेंस्ट में हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। और अगर हमें मालूम रहता है कि ये चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो चीज़ें नहीं करते हैं जिससे हमारा निगेटिव इम्पैक्ट होता है या निगेटिव चीज़ें होती हैं उससे, और वो चीज़ें करते हैं जिससे हमें पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें मालूम हो कि किस चीज़ के लिए हम पॉजिटिव हैं, किस चीज़ के लिए निगेटिव हैं, तो हम अपने बिहेवियर को वैसे गवर्न कर सकते हैं। दूसरा होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो हमें मालूम भी नहीं रहते हैं कि ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, क्योंकि वो हमारे सोशल अपब्रिंगिंग से आती हैं, हमारी फैमिली वैल्यू से आती हैं, हमारी सोसाइटी से आती हैं, और अक्सर हमें पता नहीं रहता कि एक्चुअली हमारा बिहेवियर इसके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसलिए जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा रिएक्शन उसमें क्या है। कार्ल जंग, जो कि साइकोएनालिसिस के फाउंडर माने जाते हैं दुनिया में, उन्होंने एटीट्यूड को डिफाइन किया कि इट इज़ द रेडीनेस ऑफ साइके टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। हमारा जो एक माइंड है वो किसी चीज़ के बारे में किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो बेसिकली एटीट्यूड को दर्शाता है। और एटीट्यूड जो है वो नॉर्मली पेयर में पाया जाता है। एक को हम कॉन्शियस कह सकते हैं, जिसके बारे में हम अवेयर रहते हैं, जो कि आउटवर्डली है। एक को अनकॉन्शियस कह सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको कॉन्शियस की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि उनका बिहेवियर बाहर के लोगों को दिखता है, और जो इंट्रोवर्ट है उनको अनकॉन्शियस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इसी तरीके से रैशनल और इरेशनल। रैशनल जो है कॉन्शियस है क्योंकि ये दिखाई देता है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इरेशनल जो है वो अनकॉन्शियस है। इंडिविजुअल वो कॉन्शियस है क्योंकि जो व्यक्ति है उसको पता है उसका बिहेवियर क्या है, लेकिन जो सोशल इम्पैक्ट होता है वो अनकॉन्शियस रहता है हमारे माइंड में, और हमें मालूम भी नहीं रहता कि सोसाइटी का हमारे ऊपर
कितना इम्पैक्ट है। उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट जो एनालिटिकल चीज़ें होती हैं वो कॉन्शियस में आती हैं, और जो क्रिएटिव चीज़ें आती हैं वो अनकॉन्शियस में आती हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं एक्स्ट्रावर्सन के बारे में। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, वो हमेशा बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करने में उनको बहुत मज़ा आता है। वो जो हमारी टेंडेंसी है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावर्सन। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनका जो एनर्जी होती है वो आउटवर्डली होती है। वो लोगों के साथ में और चीज़ों के साथ में डील करना बहुत उनको अच्छा लगता है। उनको हमेशा हर चीज़ के लिए एक स्टिमुलेशन चाहिए होता है। अगर मतलब हर चीज़ के लिए उनको अगर कोई इंसेंटिव मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है, तो वो अपने चीज़ों को करते हैं, और वो अपने व्यूज़ को बहुत ही ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो बाहर के लोगों के साथ उनका इंटरेक्ट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। दूसरे लोग जो होते हैं वो उनको मोटिवेशन देते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के खुशी से खुश, और वो दूसरों के साथ में बाहर से उनको मोटिवेशन मिलता है। उनको जो है वैरायटी, एक्शन और अचीवमेंट पसंद होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नल हैं। उनका जो एटीट्यूड होता है ज़्यादातर रिलैक्स होता है और कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि वो दुनिया को डील कर सकते हैं, दुनिया को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जनरली वो रिलैक्स होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि लोग उनके विचारों के बारे में जानते हैं, उनके दिल में जो आता है वो एक्सप्रेस करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि लोग उनको समझते हैं अच्छे तरीके से और उनको अप्रोच कर सकते हैं। वो सबसे पहले करते हैं फिर सोचते हैं। उनका जो एक्शन होता है वो इंस्टिंक्ट से गवर्न होता है, जो उनके दिल में आया वो उन्होंने किया, बाद में देखते हैं कि इसका पॉजिटिव या निगेटिव क्या होगा। वो हमेशा दुनिया को बदलना चाहते हैं। उनको अगर दुनिया में कोई कमी नज़र आती है तो वो सोचते हैं दुनिया को कैसे बदला जाए। जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो जनरली उनको देखते हैं कि वो शैलो टाइप के लोग हैं या पुशी टाइप के लोग हैं, जो कि सिर्फ अपना मकसद सिद्ध करने के लिए हर काम करते हैं। दूसरी वैरायटी के जो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट्स, और जो क्वालिटी है उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्सन। ये जो लोग होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है बाहर की जगह पे हमेशा अंदर की तरफ डायरेक्टेड रहती है। वो जो है लोगों की छोड़ करके वो हमेशा कॉन्सेप्ट के बारे में, आइडिया के बारे में सोचते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो क्यों है। ये जो है उनकी जो थिंकिंग होती है, लोगों की जगह पे वो बेसिकली बेसिक्स पे जाते हैं, आइडियाज़ पे जाते हैं। वो हमेशा ज़्यादातर उनका जो नेचर होता है वो अपने इनर वर्ल्ड पे रहता है, अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को वो डायरेक्ट करते हैं। अगर उनको किसी पार्टी में जाना पड़े, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े, तो वो जो इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, क्योंकि उनको लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। उनके जो इमोशंस होते हैं वो अक्सर उनके दिल में ही रहते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इसीलिए कई बार क्या होता है कि बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन में उनका इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो जाता है। उनके अंदर एक और एक टेंडेंसी होती है कि वो दुनिया को बदलना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी है, उसको बदला नहीं जा सकता, बल्कि उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जान सकें कि जो चीज़ हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है। उनका जो एटीट्यूड जनरल होता है वो रिजर्व रहता है, वो अपने में खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और रिजर्व नेचर के वो होते हैं। और वो कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सोचते हैं, तब वो जा करके कोई भी काम करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उनको अक्सर ईगो सेंट्रिक मानते हैं या पैसिव मानते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, और वो ज़्यादातर अपनी दुनिया में भी विलीन रहते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम जाएं तो रैशनल और इरेशनल एटीट्यूड के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ये एक अलग टाइप की कैटेगरी। रैशनल एटीट्यूड क्या होता है? रैशनल एटीट्यूड का मतलब होता है कि जब हम कोई भी काम करें तो वो हमारे जो विचार हैं वो किसी लॉजिक या रीज़न पे गवर्न हो। कोई भी काम हम करते हैं तो अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो वो इरेशनल हो जाता है। लेकिन हम सोच करके, विचार करके, उसको लॉजिक लगा के, रीज़न लगा करके कोई काम करते हैं तो वो हमारा रैशनल एटीट्यूड होता है। जो रैशनल लोग होते हैं उनकी जो एटीट्यूड होता है वो थिंकिंग से भी गवर्न होता है, प्योरली लॉजिक से, और दूसरा उनकी फीलिंग से भी गवर्न होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो उनको अच्छी लगती हैं वो जानते हैं कि ये चीज़ करने में उनको मज़ा आता है और उसको वो करते हैं। तो इस तरीके से फीलिंग और थिंकिंग दोनों चीज़ से उनकी बिहेवियर गवर्न होता है। जो इरेशनल लोग होते हैं वो रैशनल नहीं होते हैं, और वो जनरल चीज़ें जो हैं वो बहुत ही रीजनेबल या लॉजिकल तरीके से नहीं करते हैं। और वो जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे करते हैं, या जो उनके दिल में आता है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इरेशनल बिहेवियर के एग्जांपल्स के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि चीज़ों को इमेजिन करके और उसके बाद में किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, और उसके बाद में उनका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर आ जाता है। वो अपने जो इमोशंस होते हैं उसको बहुत एक्सेसिव तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। खुश हुए तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, दुखी हुए तो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया।
तो बहुत ही एक्सेसिव जो है उनका तरीका होता है इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। उनके लोगों के बारे में बड़े अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं और अपने बारे में बड़े अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं और वो नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते और इसलिए वो बहुत दुखी और गुस्से में भी रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि उनका जो बिहेवियर होता है वो समझ के बाहर होता है, क्योंकि वो अपने को नुकसान करने वाली चीज़ें जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, इस तरीके की चीज़ें जो कि खुद को नुकसान करती हैं उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे सिजोफ्रेनिया है, ऐसी बीमारी जब हो जाती है तो भी जो है आदमी का जो बिहेवियर होता है वो इरेशनल हो जाता है। इसी तरीके से जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एटीट्यूड का डेफिनेशन है उसको हम इंडिविजुअल और सोशल एटीट्यूड में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जो हर एक व्यक्ति होता है जैसा कि हम जानते हैं वो एक यूनिक व्यक्ति होता है। ऐसा कोई व्यक्ति ना कभी पैदा हुआ ना कभी पैदा होगा। तो हर आदमी अपने यूनिक बिहेवियर से, जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है, जो उसकी लर्निंग होती है, उसके लिए उसका एक इंडिविजुअल एटीट्यूड होता है। तो ये यूनिक होता है और उसको मालूम रहता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ के बारे में भली भांति परिचित रहता है। उसी तरीके से जो दूसरा एटीट्यूड होता है वो सोशल एटीट्यूड होता है कि सोसाइटी किस तरीके से पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करती है। अब जैसे आप कास्टिज्म ले लीजिए, करप्शन ले लीजिए और उसी तरीके से कम्युनलिज्म ले लीजिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली सोसाइटी की क्रिएशन है, ये सोसाइटी का एटीट्यूड है। और जो एक इंडिविजुअल होता है वो बचपन से ही जो है इस एनवायरनमेंट में जब बड़ा होता है तो इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो अपने में एब्जॉर्व कर लेता है, उसको पता भी नहीं रहता। तो जो सोशल एटीट्यूड है वो इंडिविजुअल एटीट्यूड को अफेक्ट करता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि हम सोशल एटीट्यूड की वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो अफेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से हम बात करें तो एक एटीट्यूड है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड और क्रिएटिव एटीट्यूड। एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड जो होता है वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल एनालिसिस जब हम किसी चीज़ की करते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड, और जब हम आर्टिस्टिक तरीके से उसको देखते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिव एटीट्यूड। देखिए, अगर हम चीज़ों को इंटेलेक्चुअली एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे कि हर व्यक्ति अलग होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल अलग हैं। इंसान जानवर अलग है, इंसान पेड़ अलग है, इंसान नेचर अलग है। यहाँ तक कि अगर हम डीप में चले जाएं तो हम देखेंगे कि इंसान के अंदर अगर हम एनालिसिस शुरू करें तो उसको भी जो मेडिकल साइंस है वो पार्ट में डिवाइड कर देता है। आँखों का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर। तो इस तरीके से एनालिटिकल करेंगे तो हम नीचे घुसते चले जाएंगे और चीज़ों को हम डिवाइड करते चले जाएंगे और हमको हर चीज़ अलग अलग नज़र आएगी। लेकिन उसी चीज़ को जब हम सिंथेसाइज करते हैं और एक क्रिएटिव नज़रिए से देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये सारी की सारी जो क्रिएशन है वो एक ही चीज़ का पार्ट है, एक ही स्रोत है उसका, और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम पेड़ों से जुड़े हुए हैं, हम सूर्य से जुड़े हुए हैं, और इसी तरीके से इंसान जानवरों से जुड़े हुए हैं, जानवर इंसानों से जुड़े हुए हैं। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है जहाँ पे हम सारी दुनिया को एक ही परिवार या एक ही एंटिटी का हिस्सा मानते हैं। यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि दुनिया के इतने बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने बड़ा फेमस कोट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल रिलीजन, आर्ट एंड साइंसेज आर ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। अब ये देखिए, एक नज़रिए की सिर्फ बात है, क्योंकि हम आर्ट को अलग मानते हैं, रिलीजन को अलग मानते हैं, साइंस को अलग मानते हैं, और हम मानते हैं कि इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहा कि ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं, और ये जो है एक क्रिएटिव थिंकिंग का नज़रिया है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि लोग साइंस को और रिलीजन को बिल्कुल अपोजिट मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और इतना जुड़े हैं कि एक के साथ बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो हमें जो है ये समझना पड़ेगा कि अगर साइंस हो और उसमें कोई रिलीजन का कंपोनेंट नहीं हो तो वो लेम, मतलब लंगड़े की तरह है, वो चल नहीं सकता। और अगर रिलीजन हो और उसमें साइंस ना हो तो वो एक अंधे की तरह है, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसको किधर जाना है। तो साइंस जो है वो रिलीजन को गाइड करता है, और जो रिलीजन है वो साइंस को सही रास्ते पे ले जाता है। तो इस तरीके से अगर हम एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि हम सब एक ही सृष्टि का अंग हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ये क्रिएटिव एटीट्यूड है, और एब्स्ट्रैक्ट एटीट्यूड में जब हम चीज़ों को अलग अलग करके आंकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हम जो एटीट्यूड है उसको किस तरीके से भिन्न भिन्न क्लासीफाई कर सकते हैं, भिन्न भिन्न तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं, और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम एटीट्यूड को और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में जाना था कि एटीट्यूड क्या होता है, उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि जो एटीट्यूड होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, लोगों का अलग अलग एटीट्यूड होता क्यों है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
और आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो एटीट्यूड का जो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है कि एटीट्यूड जो हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको वो फुलफिल करता है। ज़्यादातर लोग जो होता है वो एटीट्यूड को पॉजिटिव या निगेटिव तरीके से कैटेगराइज करते हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस बात की एनालिसिस करते हैं कि जो एटीट्यूड होता है कैसे हमारी जो वेलबींग है, हमारा जो मतलब जीने का तरीका है उसको कैसे बेहतर बनाता है। तो एक डैनियल कैट्स हैं जिन्होंने जो एटीट्यूड के जो फंक्शंस हैं उनको 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया: यूटिलिटेरियन, नॉलेज, ईगो डिफेंसिव और वैल्यू एक्सप्रेसिव। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यूटिलिटेरियन के बारे में। यूटिलिटेरियन का मतलब देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं तो हम उनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है जो कि हमें सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है, सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, हम वो एटीट्यूड को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए एटीट्यूड जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट में सेलेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो एटीट्यूड हमारे लिए नेचुरल एटीट्यूड हो जाता है। जैसे मान लिया कि अगर आप एक टैक्स ऑफिसर हैं तो आपके डिपार्टमेंट आपको कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टैक्स कलेक्ट करो, तो आप जब लॉ को इंटरप्रेट करते हैं तो आपका एटीट्यूड होता है कि इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए कि सबसे ज़्यादा टैक्स मिले। आप अगर टैक्स पेयर हैं तो आपकी टेंडेंसी होती है कि कम से कम टैक्स पे करें, और इस वजह से लॉ को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो। इसी तरीके से जो एक अमीर आदमी होता है वो उसका जो एटीट्यूड होता है इस टाइप का होता है कि जिससे उसकी वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो उस वेल्थ को जस्टिफाई कर सके। जबकि जो गरीब आदमी होता है उसका एटीट्यूड अलग होता है, उसको ऐसा लगता है कि जो अमीर आदमी है अनड्यूली उसको वेल्थ मिल गई है और किसी तरीके से वो वेल्थ उसको मिलनी चाहिए। तो जो गरीब आदमी का एटीट्यूड है, जो अमीर आदमी का एटीट्यूड है, उसमें हमेशा फ़र्क होता है। दूसरा जो फंक्शन देखिए एटीट्यूड का ये होता है वो होता है नॉलेज। देखिए हमें अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारी नॉलेज मिलती हैं, किताबों से पढ़ते हैं, लोगों से पढ़ते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया में जाते हैं, तरह तरह की स्रोतों से हम नॉलेज को कलेक्ट करते हैं। अब ये जो नॉलेज है इसको हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ताकि वो एक ही नॉलेज का अलग अलग पार्ट रहे और उसमें कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, और इसकी वजह से हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लिया आप कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं, यू आर अ गुड पर्सन। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक और आपको लॉजिक है, एक और रीज़न है आपका। आप ये कहते हैं कि जो अच्छा आदमी होता है उसको अच्छी चीज़ें इस दुनिया में मिलती हैं, गुड थिंग हैपन टू गुड पीपल। तो उस वजह से क्या होता है कि आपका अच्छा होना जस्टिफाइड है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में चाहते हैं और इसलिए आपको अच्छा होना ज़रूरी है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका कि ये सोचना है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है, तो वो अच्छा बनने की प्रयत्न नहीं करेगा। इसी तरीके से आप देखें कई लोग होते हैं भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, कई लोग होते हैं भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। जो भगवान पे विश्वास करते हैं अक्सर उनका ये सोचना रहता है कि इस दुनिया में जो भी होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। इसलिए अगर आप भगवान पे विश्वास करेंगे, भगवान से प्रेयर करेंगे, तो वो चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता है तो वो ये भी विश्वास नहीं करता है कि भगवान की मर्जी से दुनिया में चीज़ें होंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों विचार जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उससे जो है हमारा बिहेवियर चेंज होता है। तीसरा जो है उसको हम कहते हैं ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ही डिप्रेशन में होते हैं, हारे हुए होते हैं और हम थोड़ा सा मेंटली लो होते हैं, तो क्या होता है कि हम ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म तैयार करते हैं, अपने चारों तरफ एक तरीके से प्रोटेक्टिव एरिया तैयार करते हैं ताकि हम अपने को बचा सकें। तो ये जो ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म है ये 4 तरीके की होती हैं। एक होता है डिनायल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन। इनके बारे में हम जानते हैं। पहला है डिनायल। डिनायल का मतलब ये होता है कि हम जो रियलिटी है उसको देखने से मना कर दें। इन द सेंस कि आपके सामने अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ऐसी रियलिटी आ रही है जो बड़ी हार्श है, बड़ी दुखदाई है, तो हम उसको ना देखें बल्कि उसकी जगह पे हम ऐसी चीज़ों को देखें जो कि हमारे लिए प्लेजेंट है। तो हम रियलिटी की वजह पे इल्यूज़न में सहारा लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि आप ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति है या कोई लीडर है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और उसको आप बहुत अच्छा मानते हैं कि ये आदमी अगर बन जाए प्रधानमंत्री या ये आदमी हमारा बॉस बन जाए तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उस सिचुएशन में जब आपने सारी की सारी उस पर विश्वास डाल दिया, तो कोई आदमी अगर आपको बताता है कि उसके अंदर ये निगेटिव साइड है तो आप उसको देखना नहीं चाहते हैं,
क्योंकि उससे आपका पुराना विश्वास जो है वो टूट जाता है और उस चीज़ों को देखने से आप मना कर देते हैं। तो ये आपका एक तरीके से डिनाइल बिहेवियर है। दूसरा होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे बहुत सारे जो हमारे ज़िंदगी में बड़े कटु अनुभव होते हैं, बचपन से लेकर के दोस्तों के साथ में, अपने बॉसेस के साथ में, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, और जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल बड़ा दुखी हो जाता है, हमें बड़ा गुस्सा आने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार लोग उसको पूरी तरीके से भूल जाना चाहते हैं, उसको अपनी मेमोरी से हटा देना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी वो उसको सोचते हैं तो उनका मन बहुत दुखी हो जाता है और वो कर कुछ नहीं पाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी लोगों की होती है उसको हम कहते हैं रिप्रेशन। तीसरा होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, दुनिया को गलत बता देते हैं। जैसे अगर कोई आदमी करप्शन कर रहा है, करप्ट आदमी है, तो वो ये कहेगा कि अरे सारी दुनिया करप्ट है। इस दुनिया में ईमानदार लोग भी हैं, बेईमान लोग भी हैं, लेकिन वो क्या करेगा, बेईमान लोगों का एग्जाम्पल देगा और ये प्रूफ करेगा कि सारी दुनिया करप्ट है, इसलिए करप्शन में कोई बुराई नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई झूठा आदमी हमेशा झूठ बोलता है तो वो ये प्रोजेक्ट करेगा कि दुनिया में सारे के सारे लोग झूठे हैं, इसलिए आज की दुनिया में बिना झूठ के सहारा इससे काम नहीं चल सकता है। और उसी तरीके से जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, वो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि सारी दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी हुई है, इसलिए स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं है। चौथा जो चीज़ है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जब हम जिंदगी में कुछ नहीं पा पाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने विचारों को बदल देते हैं और इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे बहुत अच्छा हुआ कि हम उसको नहीं पा पाए। जैसे कि मान लिया आपने स्टोरी सुनी होगी, जो कि एक लोमड़ी होती है और वो जो है अंगूर के पीछे भागती है, अंगूर को पाना चाहती है, बहुत कूदती है, लेकिन उस अंगूर उसको नहीं मिलता है, तो फिर वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो उसी तरीके से कई बार क्या होता है, आप ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी आपकी इच्छाएं रहती हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जब आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप थ्योरी चेंज कर देते हैं। फिर आप कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया, बड़ा अच्छा हुआ कि मैं सिविल सर्वेंट नहीं बना, उनको तो ये प्रॉब्लम है, उनको तो ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने को जस्टिफाई कर देते हैं और आप अपने को रैशनलाइज कर देते हैं अपनी जो आपकी कमियां हैं, और इस तरीके से जो एक प्रॉब्लम या पेन आपको जो होता कि आप ये नहीं अचीव कर पाए या आप नहीं पा पाए, वो जो दर्द है वो आपका काफ़ी हद तक कम हो जाता है। चौथा जो फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं वैल्यू एक्सप्रेसिव। वैल्यू एक्सप्रेसिव का मतलब देखिए क्या होता है कि हम लोग जो हैं वो अपने कुछ सेंट्रल वैल्यूज़ बनाते हैं, हम अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं ईमानदार हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, कुछ लोग कहते हैं बड़ा कॉम्पेशनेट हूँ, कुछ लोग कहते हैं बड़ा लविंग हूँ। तो इस तरीके के हम अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं कि हम ये हैं। जैसे अगर आप गांधी की बात करें तो गांधी के लिए हम एक शब्द दिमाग में आता अहिंसा, तो उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई, अहिंसा की इमेज बनाई। तो इसी तरीके से हम सब जो है इस दुनिया में कोई ना कोई एक इमेज बनाना चाहते हैं, और फिर उस इमेज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बाकी चीज़ों को हम उसी हिसाब से डिफाइन करने लगते हैं। अब जैसे कि मान लिया हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे मैं अगर इमेज बनाना चाहता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, तो मैं सिर्फ ईमानदारी करता हूँ, उससे मेरी इमेज नहीं बनेगी। उसकी इमेज बनने के लिए मैं क्या करूँगा कि जितने भी करप्ट लोग हैं उनको जोर जोर से क्रिटिसाइज़ करूँगा। जब मैं करप्शन को जोर से क्रिटिसाइज़ करूँगा तो हमारी इमेज जो है वो एक ईमानदार आदमी की बनेगी। और आपने देखा होगा कि जो बहुत ईमानदार लोग होते हैं अक्सर अपनी इमेज बनाने के लिए वो क्रिटिसाइज़ करते हैं करप्ट लोगों को। उसी तरीके से अगर कोई हार्ड वर्किंग आदमी है, दिन में 12 घंटे 14 घंटे काम करता है, तो वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करेगा निगेटिव इसके अपोजिट वाले लोगों को, जो लोग लेजी हैं या कम काम करते हैं। तो उनके क्रिटिसाइज़ करने से ये प्रूफ हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। उसी तरीके से जो लोग एफिशिएंट होते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो अक्सर ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं। जो कम्युनिस्ट होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो हमेशा कैपिटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, क्योंकि जितना आप उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी कि आप अच्छे कम्युनिस्ट हैं। और इसी तरीके से जो कैपिटलिस्ट होगा वो कम्युनिस्ट को क्रिटिसाइज़ करता रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, उस वैल्यूज़ को हम बनाने के लिए, उस मापदंड पे खरा उतरने के लिए, हम जो उसके अपोजिट वैल्यूज़ होती हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और इस तरीके से हम अपनी एक इमेज बनाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डिफरेंट टाइप के जो एटीट्यूड्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, लोग अपने अपने डिफरेंट टाइप के जो एटीट्यूड हैं उनको क्यों सेलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जो लोगों का एटीट्यूड होता है वो अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग एटीट्यूड अलग अलग लोगों को सूट करता है। हम अपना एटीट्यूड अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, और इस वजह से अगर किसी व्यक्ति का एटीट्यूड आपसे नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है और आप सही हैं।
आपको समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से एटीट्यूड को सेलेक्ट करता है और उस एटीट्यूड से उस व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।